ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम ले लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने ये डिस्कस किया था कि मेनली रिएक्शन तीन कैटेगरी में होंगी। एक वो कैटेगरी होगी जिसमें OH ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा। दूसरी कैटेगरी वो होगी जिसमें C और O के बीच में जब यहाँ पे ROH होगा तो ये वाला बॉन्ड ये ब्रेकेज होगा। और एक कैटेगरी होगी जिसमें पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, तो भाई आज हम फर्स्ट कैटेगरी को देखेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड इन अल्कोहल्स और AROH बॉन्ड। ये वाले बॉन्ड को हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेकअप करके देखते हैं किस किस रिएक्शन में होगा। तो इस कैटेगरी की जो सबसे पहले रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। मेटल्स तो बहुत सारी होती हैं लेकिन कुछ होती है एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मीनिंग ये है बेटा, ऐसी मेटल जिनके अंदर एक तो आयनाइजेशन एनर्जी जिनकी कम होती है, वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, वो होती है एक्टिव मेटल, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लाइक दैट। एल्यूमिनियम भी एक एक्टिव मेटल है। ओके, तो जब हमारा एल्कोहल, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं एक जनरल एल्कोहल ले लेता हूँ ROH, ये कुछ भी हो सकता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, एनीथिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कुछ भी। जब ये किसी भी एक मेटल एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा भाई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, क्या बनेगा, ROM और प्लस में H रिलीज हो जाएगा। ये जो H है इसको अगर मैं मोलिकुलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट करूं तो मुझे दो चाहिए H2, तो यहाँ पे ये दो मोलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ये दो और ये दो, बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व, H2 गैस है ना, इवोल्व होती है उसके अंदर। अगर मैं सिंपली जैसे कंटेनर ले लूं ना ऐसे करके, और भाई इसके अंदर ये एल्कोहल है, प्योर एल्कोहल, वाटर नहीं है, प्योर एल्कोहल अगर मैं लेता हूँ और बहुत ही छोटा सा पीस अगर मैं मेटल का डाल देता हूँ, जैसे सोडियम हो या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, इवन आयरन भी, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल आउट होती है। ठीक है ना, इसमें से इसके बबल्स निकलते हैं। इसको मैं कैप्चर भी कर सकता हूँ, इसको बंद करके यहाँ से एक पाइप लगाओ और ऐसे करके दूसरे इसमें इन्वर्टेड जार में हम करते हैं ना, ऐसे करके यहाँ पे इसके अंदर पानी भरो, ये बबल्स यहाँ पे इकट्ठे होते चले जाएंगे। इस जार को आप निकाल के यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पे अगेन एक प्रेशर वाला वो गाज लगा के सिलेंडर में भी भर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि एल्कोहल जो है ना, जब एक एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। व्हाट अबाउट फिनोल? फिनोल के अंदर क्या रिएक्शन हो पाएगी? बिल्कुल होगी भाई, बिल्कुल होगी। ये दोनों रिएक्शन होती है, 2ArOM बन जाएगा और प्लस में H2 गैस, बोथ रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। तो ये इस रिएक्शन को आप नोट डाउन करो। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि भी एल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि नॉर्मली एसिड के अंदर जब मैं मेटल डालता हूं तो उनमें भी H2 गैस रिमूव होती है, इसलिए इनको भी हम एसिडिक नेचर का कहेंगे। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एल्कोहल और फिनोल में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा। ठीक है, एल्कोहल और फिनोल में स्ट्रॉन्गर एसिड इज फिनोल। इनकी जो एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना बेटा, देयर कंपैरेटिव स्टडी, वो मैं इस टॉपिक के बाद करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस जनरलाइज रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप करता हूं। इतना तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भी अल्कोहल्स एंड फिनोल में कौन सा ज्यादा एसिडिक है। फिनोल्स आर मोर एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। फिर मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि भी अल्कोहल और पानी में बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ये है या ये। वाटर इज मोर एसिडिक, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ओके, क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो R
यहाँ पे O है और यहाँ पे H है, यहाँ पे HOH है। अगर यहाँ से H पॉजिटिव आयन जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव और यहाँ से अगर H पॉजिटिव आयन जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो अब हमें ये देखना होगा कि इन दोनों में से ये कौन सा ज्यादा स्टेबलाइज है। ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा बेटा, क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर और ज्यादा चार्ज बढ़ा देगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा तो H पॉजिटिव को वापस खींच लेगा। दैट्स व्हाई अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, केवल और केवल R ग्रुप होने की वजह से, डोनेटिंग नेचर का होता है इसलिए। ओके, तो इस चीज को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। बाकी कंपैरेटिव स्टडीज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब इस पे आ जाओ, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ये देखो बेटा, ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि नेम से ही पता है ये एक एसिड है, तो पता है हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि जब ये रिएक्ट करेगा ना RCOOH किसके साथ, एक अल्कोहल के साथ, ये लो अल्कोहल में मैं ये R अलग ले लेता हूं, तो एसिड को देख के ना हम ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं, एसिड को देख के हम ये वाला बॉन्ड तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। H यहां से निकलेगा और यहां से OH निकलता है, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर अभी तो आपने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना इससे ज्यादा एसिडिक होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इसकी रिएक्शन जब होती है ना इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट, या तो ये यूज करते हैं और या फिर ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस का मीनिंग क्या है, प्योर HCl गैस होगी, सिलेंडर में रखी है, उसकी पाइप को इस कंटेनर में से गुजारते हैं HCl गैस को, ठीक है ना, वो बबल आउट होती रहती है। तो या तो इसकी प्रेजेंस में या इसकी प्रेजेंस में। यहां पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम ड्राई HCl गैस लेते हैं ना तो इस रिएक्शन का नेम होता है फिशर, FISCHER, फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन तो किसमें एस्टर बनेगा अभी हम देखेंगे, लेकिन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है तो ये नेम नहीं होगा, नॉर्मल एस्ट्रिफिकेशन। चलो बना दे इसके प्रोडक्ट, OH और H मिलके H2O निकल गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, चलो H2O बन गया, और प्लस में क्या बचेगा भाई, देखो RCO, RC ये ऐसे ऑक्सीजन, ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड O, और ये वाला पार्ट एज इट इज इसके साथ आ जाएगा, OR डैश, ठीक है, लाइक दिस। तो दिस इज एन एस्टर, ये एक एस्टर हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। अब एक चीज देखो बेटा, ये जो रिएक्शन होती है ना इसके बारे में आप एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो, स्टार पॉइंट बना लो। पहला तो ये कि इट इज ए स्लो रिएक्शन, स्लो एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन है भाई, रिवर्सिबल है तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद में ये प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाने लगेंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, बोला भाई इस इक्विलिब्रियम को तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे, कैसे लेके जाएं, बोला भाई ये जो H2 है ना, अगर मैं यहां से इसको रिमूव करता रहूं, जितना बनता है उसको रिमूव करता रहूं, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन मोर एंड मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, लिख लो यहां पे, H2O is removed according to Lechak-Clear principle. H2O is removed to shift the equilibrium in forward direction. Okay, to increase the production of ester. और किससे हटाएंगे भाई, बाई डीन एंड स्टार्क एपरेटस। डीन एंड स्टार्क एपरेटस, ये ग्लास का बना होता है बेटा, ठीक है ना, ग्लास का बना होता है। डीन एंड स्टार्क एपरेटस आपकी लैब में भी हो सकता है, आप ढूंढना अगर लैब में जाओ तो। ये क्या करता है, वाटर की वेपर्स को वो कर लेता है, सक आउट कर लेता है, ठीक है। डीन एंड स्टार्क एपरेटस की मदद से हम H2O को रिमूव करते हैं। ओके, अच्छा फिर क्या, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई,
अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप इसमें ये जो एल्कोहल है, अगर मान लीजिए एक बार तो ये वाला एल्कोहल है CH3OH, और एक बार मैं ये वाला एल्कोहल ले लूं CH3CH CH3OH, है ना, थोड़ा बल्कि है, ये बल्कि है, ये स्मॉलर इन साइज, तो इन दोनों में से कौन सा फास्टर होगा? ये रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इसके केस में ज्यादा फास्टर होगी या इसके केस में? इन नंबर 1 और नंबर 2 किस केस में रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन विल बी ग्रेटर इन दिस? रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। तो यहां पे मैं ये स्टार पॉइंट लिखना चाहूंगा कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन is greatly affected by, क्यों है ये भी मैं डिस्कस करूंगा बेटा, is greatly affected by steric hindrance। स्टेरिक हिंड्रेंस का एस्टरिफिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा रेट उतनी फास्ट होगी। तो ये तो मैंने बताया एल्कोहल के केस में। तो भाई एक और भी तो है अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो R पार्ट जितना छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो जैसे CH3COOH एक ये एसिड है, और भाई एक मान लीजिए CH3CH2CH2COOH, ये बड़ा है मॉलिक्यूल, ये छोटा है, तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इसमें ज्यादा होगी। ठीक है, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इसमें ज्यादा होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट दे सकते हैं भाई, आप ये लिख सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, चाहे वो एल्कोहल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा पैटर्न। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया। When catalyst is dry HCl gas, then the reaction is called Fischer-Spear esterification, and when only concentrated H2SO4, then it is normal esterification। चलो भाई, अब देखो ये चीज समझ में कब आएगी? जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे। लिखो मैकेनिज्म ऑफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन, तो भाई लिखो पहला स्टेप 1। कंटेनर में हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है एल्कोहल। अगर H पॉजिटिव आयन, कहां से आया H पॉजिटिव आयन? H2SO4 से। दोनों मॉलिक्यूल के पास में जा रहा है, एल्कोहल के पास भी जा रहा है, इसके पास भी, और दोनों के अंदर आप एक चीज देखो बेटा, जैसे मान लो ये RC+OH ऐसे है, और एक एल्कोहल बना देता हूं, ये लो R-OH ऐसे है। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों में दो है, लेकिन इसमें दो ऑक्सीजन एटम है जो कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने के लिए रेडी है, किसको? H पॉजिटिव। तो ये भाई साहब इधर जाएगा या इधर जाएगा? किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? इसमें। क्यों भाई? इसमें तो एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल इसमें तो दो जगह पे है बेटा, तो एक तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एक चीज, दो रीजन है इसमें। यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करने के लिए इसको, क्योंकि H पॉजिटिव के पास में अब इलेक्ट्रॉन कम है, वो वहां पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो एक चांस तो ये हो गया कि इसमें दो ऑक्सीजन एटम है, तो इसको फॉलो करना चाहिए, इसको नहीं, एक तो ये होगा। दूसरा, जब ये इसके ऊपर आ जाएगा, मान लो जब ये इसके अंदर इसके ऊपर आता है, क्योंकि तो यहाँ पे आने में स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी भाई, इसकी इधर H है लेकिन इधर कुछ नहीं है इस साइड में, तो अगर मान लो C है, ये डबल बॉन्ड O हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ले लिया, एक ही बचा, तो इसके ऊपर अब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये OH, ये एक ऐसी स्पीसी बनी। इसमें कैसी बनेगी? R-O, ये लोन पेयर ले लिया इसने, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये H। ठीक है, हमें ये देखना है क्या ये स्पीसी स्टेबलाइज्ड हुई,
क्या ये स्पीसीज स्टेबलाइज हुई? दोनों में से जो ज्यादा स्टेबलाइज होगी ना ये उधर जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, इस वाले के केस में, इस वाले के केस में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकता है। आर सी ये सिंगल बॉन्ड हो गया, OH यहाँ पे ये OH, और यहां से अगर इलेक्ट्रॉन चले तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर। देखो यहाँ पे इधर भी ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इधर भी ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये जो स्पीसी है ना रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गई। पॉजिटिव चार्ज जो इसके ऊपर आया था वो थोड़ा सा डिस्पर्स हो गया, साइड वाले कार्बन के ऊपर भी जाने लग गया थोड़ा थोड़ा, तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। आप लिख सकते हो रेजोनेंस स्टेबलाइज। लेकिन इस केस में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, गया उसके पास ओजोन, अब स्टेबलाइज हुआ ही नहीं। तो बाय नेचर रिएक्शन किधर जानी चाहिए, जिधर स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है ना। तो इस रास्ते को ये फॉलो नहीं करता है, और इस चीज को कि भाई आने वाले टाइम में देखना आप कि भाई इसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, इसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, इसको मैं प्रूव करूंगा बाय यूजिंग प्रेशर टेक्निक। रेडियो एक्टिविटी यूज करके हम इसको प्रूव भी करते हैं, देखेंगे। अब इतना समझ में आया। स्टेप 1 में क्या होगा, H पॉजिटिव आयन। अब मैं लिख देता हूं, अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे स्टेप 1 लिखता हूं बेटा। अगर इतनी चीज समझ में आ गई है ना, तो स्टेप 1 में क्या होगा, आप लिखो प्रोटोनेशन ऑफ, इसका नेम लिख दो, हेडिंग प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कर दो भाई प्रोटोनेशन। ये लो RC डबल बॉन्ड OOH प्लस में H पॉजिटिव आयन, और इसको आप इसमें रखना है लाइक दिस, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चलेगी, जितने भी सारे स्टेप होंगे ना सारे इक्विलिब्रियम में चलेंगे। RC डबल बॉन्ड OH ये पॉजिटिव चार्ज और ये OH। ठीक है, हो गया। फिर क्या होगा, फिर भाई ये इसके ऊपर रेजोनेंस में जाएगा, RC इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, OH लाइक दिस। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में, स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो एल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को लिए हुए है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका, अटैक ऑफ ROH। आप ऐसे करके लिखो बेटा, पता लग जाएगा कि हाँ ये सेंटर है न्यूक्लियोफाइल का, जहां से अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एल्कोहल ऑन कार्बन पॉजिटिव सेंटर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड स्टेप में ये होगा। चलो भाई कर देते हैं, कर दीजिए भाई। RC ये OH, ये OH, यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, और एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि अटैक करना इसका हम शो कर सकें। ये यहाँ पे अटैक हो जाएगा। ठीक है, बना दो भाई, क्या बनेगा, बना दो। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 बॉन्ड है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज है अगर देखा जाए तो, कार्बन ट्रायंगुलर प्लेनर है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। क्या होगा, जैसे ये कार्बन, इसके ऊपर एक R इधर है, एक OH इधर है, एक OH यहाँ पे लगा लो, और एक बॉन्ड इधर से किसने फॉर्म किया, इस भाई साहब ने, OH और R। ऐसे कर दें। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए भाई। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका यूज हुआ है ना इस बॉन्ड को बनाने में, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो है ना, ये बेटा ये वाली, ये जो यहाँ पे बनी है शेप, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्पीसीज। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल कैटायन स्पीसीज, कैटायन है, कैटायन स्पीसीज। ओके, टेट्राहेड्रल कैटायन स्पीसीज, और ये भी इक्विलिब्रियम में रहता है, सारे स्टेप इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ओके, कार्बोकैटायन बना,
ये यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है बीच में, कार्बोकैटायन के बाद में टेट्राहेड्रल कैटायन स्पीसीज बनी, लेकिन अब की बार ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब एक चीज देखो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगी जब ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगाए, क्योंकि भाई ये इनकमिंग जो एल्कोहल अगर मान लो ये बड़ा होगा, काफी बड़ा ग्रुप होगा, तो ये यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, छोटा होगा तो आराम से कर देगा इस कार्बन के ऊपर। दूसरा, अगर इसका खुद का आर ग्रुप, आर डैश ले लो बेटा, है ना, आर डैश ले लो, अगर इसका खुद का भी बड़ा होगा ये आर डैश ग्रुप, तो भी ये यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो पाएगा, राइट। तो क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेट्राहेड्रल कैटायन इन द मैकेनिज्म, it is greatly affected by the steric hindrance of these two R group। तो इस चीज से जो है ना स्टेरिक हिंड्रेंस का हमें यहाँ से पता चलता है कि हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, यहां तक एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं इधर से, ये हो गया ना, ये मैं हटा देता हूं, हमने 2 स्टेप कर दिए। ठीक है, अब बताओ क्या होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होना चाहिए। एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है ना, लेकिन वहां से H2 निकलेगा, H2 निकलेगा अब इसमें से, क्योंकि हमारा मेन प्रोडक्ट में H2 है, लेकिन वो कैसे निकलेगा वो चीज हमें देखनी है। ठीक है ना, चलो भाई, अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर से भी खींच सकता है, इधर से भी और इधर से भी। इन सब ग्रुप में से H पॉजिटिव आयन अगर यहां से निकले, H पॉजिटिव आयन अगर निकल जाए तो ये नहीं बन जाएगा, क्या बनेगा। देखो भाई, मैं ये स्ट्रक्चर ले लेता हूं, RCOH, ये वाला OH, और भाई ये यहाँ पे है ऑक्सीजन H और R, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब एक चीज ध्यान से देखना बेटा, यहां से तो H पॉजिटिव निकलेगा, ये तो डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन जब ये निकल रहा है ना, तो निकलते इसकी विसिनिटी में 2 OH ग्रुप थे, तो ये यहां से निकल के यहां पे चिपक जाएगा, क्या बनेगा, RC, इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, OH2 कर देता हूं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये OR लाइक दिस। ठीक है, हो गया। अब बताइए, अब ये जो H2 मॉलिक्यूल है, यहां से अगर मैं इसको हटा दूं, तो पीछे कार्बन के ऊपर क्या आएगा, हटा दो भाई, यहां से -H2 कर दो बेटा, ये -H2 यानी कि इन इलेक्ट्रॉन के साथ में जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसको यहां से शो करो ऐसे। ठीक है ना, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां से H2 निकलेगा, इन इलेक्ट्रॉन को लेते हो, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या बनेगा, RC पॉजिटिव चार्ज, OH और ये OR। ठीक है,